ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज द लीगल एस्पेक्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस। शुरू में यहाँ पे बातें बताई गई है कि आपके पास जब कोई बंदा जो है वो शुरू में डॉक्टर बनता था तो एक सेल्फ प्रोक्लेम प्रोफेशन था और कोई इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई इसको सुपरवाइज नहीं कर रहा था, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता था। सिर्फ ये है कि उस वक्त जो हीलर होता है वो उसका कॉन्सेंट लेता था और अपनी ही नेग्लिजेंस के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता था और वो अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देता था। लेकिन फिर उसके बाद 13वीं सेंचुरी में मेडिकल प्रैक्टिस को प्रॉपर शेपिंग दी गई कि नहीं भाई, हमें उसको कोई प्रॉपर सुपरवाइज करना चाहिए, कोई कंट्रोल होना चाहिए, कोई प्रोफेशनल बॉडी होनी चाहिए जो कि इस सबको सुपरवाइज करे। और फिर आपके पास कुछ डिफरेंट आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, रेमेडी होनी चाहिए। तो सारी अराउंड द वर्ल्ड जो भी स्किल्स या रेमेडीज थी, जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन इंडिया में हो गई है या एक्यूपंक्चर चाइनीज में, या फिर जो यूनानी तिब्बत होता है, सबको कंबाइन करके और मर्चेंडाइज किया गया और एक आपके पास एक बहुत ही डिफरेंट एक सिस्टम बनाया गया जिसको हम यहाँ पे एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं। अब ये जो सिस्टम है ये मॉडर्न सिस्टम है जो कि पूरी वर्ल्ड में प्रैक्टिस होता है मेडिसिन का, और इसमें आपके पास ऑब्वियसली फाइनली ट्रेन क्वालिफाइड स्टाफ होता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, साथ सपोर्टिव नर्सिंग पैरामेडिक स्टाफ होता है, मेडिसिन आइसोटोप्स इम्प्लांट्स का यूज़ हो रहा होता है, विगरसली उनकी सेफ्टी और एफिकेसी को हमेशा टेस्ट किया जा रहा होता है। और ऑब्वियसली इन सारी टेक्निक से एज स्पैन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, इन्फेक्टिव डिजीज जो है वो इंस्टिंक्ट हो चुके हुए हैं। इसके अलावा फिजिकल इलनेसेस की बहुत ज़्यादा प्रिवेंशन और क्योर आ चुकी हुई है। लेकिन कुछ ऐसी भी टेक्निक्स है जैसे क्लोनिंग है या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है, तो इन टेक्निक्स की वजह से जो है हमें एक स्ट्रिक्टर लीगल और एथिकल कंट्रोल लाना पड़ा, क्योंकि ये जो टेक्निक्स होती हैं ये आपके पास एक अनप्रोफेशनल वे में या इलीगल वे में भी यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो जिनको स्ट्रीम लाइन किया जाता है टू डिफरेंशिएट वेरियस टाइप ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस, देयर क्वालिफिकेशन फ्रॉम ईच अदर एंड दी लेड रेगुलेशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द जनरल पब्लिक। तो यहाँ पे एक्चुअली लॉज कौन कौन से यहाँ पे होते हैं जो कि हमारे से रिलेटेड होते हैं? एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स, प्रोफेशनल सिक्रेसी, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल एथिक्स। आज जो है आपको इसमें जो है वो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में बताएंगे। तो जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है उसके अंदर आपके पास तीन जो है वो हम कहते हैं कि जो है ना वो लॉज मेनली आ जाते हैं। एक होता है आपका पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल ऑर्डिनेंस 1962, ये क्या कहता है वो देखेंगे। एलोपैथिक मेडिसिन प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट 1962 के बारे में देखेंगे और मेडिकल एंड डेंटल डिग्री ऑर्डिनेंस 1980 के बारे में देखेंगे। अच्छा, जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल 1962 है, इसके दो में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नंबर 1, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाना, जिस स्टैट्यूटरी बॉडी के अंदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और रजिस्टर्ड डेंटल प्रैक्टिशनर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और नंबर 2, उनको अपनी एलोकेटेड ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती है, ठीक है। अब देखो सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ आरएमपी आरडीपी होते हैं, इसके अलावा एक लीगल मेंबर होता है और वो लीगल मेंबर होता है किसी भी सुप्रीम कोर्ट का, हायर कोर्ट का एक्स जज जो कि चीफ जस्टिस के साथ मतलब वो उसको नॉमिनेट करता है। इसके अलावा आपके पास ऑब्वियसली जो भी काउंसिल है, इस सारे मेंबर जो है ना एक पीएमडीसी काउंसिल बनता है। पीएमडीसी काउंसिल का एक प्रेसिडेंट होगा, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी और सब कमेटीज होगी, जो कि इन्हीं में से जो है ना आपके पास अमंग्स द नॉमिनेटेड या इलेक्टेड मेंबर्स ही आपके पास जो है वो प्रेसिडेंट बनेगा या एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाएंगी और सब कमेटीज बनाई जाएंगी जो कि 5 साल के लिए बनाई जाती है, ठीक है। अब इनकी एलोकेटेड ड्यूटीज क्या होती है? सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर ऑफ द आरएमपी एंड आरडीपी, मॉनिटरिंग ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ द मेडिकल एंड डेंटल प्रोफेशंसी एंड प्रोफेशनल कंडक्ट स्क्रूटनी। अब जो मेंटेन करना होता है रजिस्टर, वो जो है ना उसमें क्या होता है कि उसमें आपने रजिस्टर को प्रिपेयर करना और उसको अपडेट करते रहना है। रजिस्टर में आपके पास जो है वो सारे आरएमपी और आरडीपी का नाम होगा जो कि 2 सेक्शन में लिखा होगा, ए और बी, और उसके वजह से 1 और 2 जो है वो सेक्शंस होते हैं। ये जो ड्यूटी होती है वैसे तो वो रजिस्ट्रार ऑफ द काउंसिल की होती है, लेकिन ऑब्वियसली इसको प्रेसिडेंट सुपरवाइज करा होता है। इसमें सारे जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं उनके स्टेटस के इररिस्पेक्टिव जितनी बड़ी उनकी डिग्री होती है, जितने ज़्यादा उन्होंने आपके पास कोर्सेज किए हुए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस उन सब के नाम लिखे जाते हैं। और जब भी कभी वो अपना प्लेस चेंज करेंगे या फिर आपकी अपनी प्रैक्टिस की जगह चेंज करेंगे तो हमेशा इन्फॉर्म करेंगे। अब ये जो रजिस्टर होता है वो उनको कुछ प्रिविलेजेस भी देता है, कुछ उनको ऑब्लिगेशन भी देता है, लेकिन ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आपके पास पब्लिक जो है वो इसको इंस्पेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पे किस तरह से अब यहाँ पे स्टैंडर्ड्स कैसे मॉनिटर होंगे कि कैसे आपके पास मेडिकल और डेंटल जो है ना वो प्रोफेशंसी का स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाएगा। तो यहाँ पे 3 टेक्निक्स की जाती हैं PEICR। नंबर 1, प्रिस्क्राइबिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी टीचर आता है ना उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया जाए कि उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन हो और उसकी स्पेसिफिक टीचिंग एक्सपीरियंस हो, ठीक है। नंबर 2, अवेलुएट किया जाए मेडिकल और डेंटल कोर्सेज को, उनके क्वांटम के लिए, उनकी क्वांटिटी हो जाएगी, उनके स्टैंडर्ड कैसा और उनकी ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। उनको अवेलुएट करना। और आई से होता है कि इंस्पेक्ट करना मेडिकल और डेंटल इंस्टीट्यूशन को कि उनकी टीचिंग फैसिलिटीज़ कैसे और वहाँ पे एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट की जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि पीएमडीसी टीम्स आती है, जैसे खासतौर पर जब कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा वायरल हुआ गया था तो पीएमडीसी टीम्स इसके इंस्पेक्शन के लिए भी आती हैं कि उसके लिए क्या प्रिवेंशन की गई हैं, क्या प्रिकॉशंस की गई हैं, ताकि क्योंकि स्कूल्स या कॉलेजेस तो खुल गए थे तो उसके लिए क्या ऐसी जो है वो इकदाम किए गए हैं ताकि जो डिजीज़ है उसका स्प्रेड विद इन द कॉलेज ना हो, क्योंकि कॉलेज में हमारा जो है वो आना शुरू हो गया था। तो अभी जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल में उसके आगे पास जो है वो पूरा काउंसिल होता है। इसमें यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है एंड 2 to 3 सब ऑर्डिनेट कमेटी होती है। दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स, वही मेंबर्स जो कि यहाँ पे कुछ इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड होते हैं। इलेक्टेड होते हैं जिनके इलेक्शन करके हम रखते हैं, नॉमिनेटेड जिनको खुद ही नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। अब कॉम्पोजिशन में इलेक्टेड मेंबर एक नेशनल असेंबली का मेंबर होता है, 4 प्रोविजनल असेंबली के मेंबर होते हैं क्योंकि 4 ही प्रोविंस है। तो एक मेडिकल अवॉर्डिंग डिग्री यूनिवर्सिटी से एक मेंबर होता है, एक पब्लिक सेक्टर मेडिकल इंस्टीट्यूशन से मेंबर होता है, एक प्राइवेट से मेंबर होता है और आपके पास 4 RMPs होते हैं और 2 RDPs होते हैं। जबकि जो नॉमिनेटेड मेंबर होता है उसमें होता है लीगल मेंबर और मेडिकल मेंबर। लीगल मेंबर वही हमने कहा था जो एक्स जज एक सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे होना जरूरी होता है। दूसरा मेडिकल मेंबर जो कि फेडरल गवर्नमेंट से 2 होते हैं, प्रोविजनल हेल्थ डिपार्टमेंट से 4 होते हैं और यहाँ पे आर्मी मेडिकल कोर्स से 2 होते हैं। यहाँ पे आपके पास अगैन वही ड्यूटीज़ बताई गई हैं।
कि हमने RMP और RDP के रजिस्टर्स को मेंटेन करना है। प्रोफेशंसी स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग करनी है RMP और RDP की, वो किस तरह से करना है। 3 स्ट्रेटजीज होती हैं। प्रिस्क्राइबिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेडिकल और डेंटल टीचर्स के लिए होता है कि उनकी क्वालिफिकेशन उनकी टीचिंग एक्सपीरियंस की बेस पे अवैल्यूएशन की जाए उनकी मेडिकल और डेंटल कोर्सेज की क्वांटम स्टैंडर्ड और ड्यूरेशन की, और इंस्पेक्ट किया जाए मेडिकल और डेंटल इंस्टीट्यूशन को कि वहाँ पे किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, वहाँ का एग्जामिनेशन मेथड क्या है। और लास्ट में प्रोफेशनल कंडक्ट स्क्रूटनी। अब स्क्रूटनी क्या होता है? स्क्रूटनी होता है कि आपके पास जो वो प्रोफेशनल कंडक्ट करे हैं उसमें वो कोई आपके पास जो है ना वो कोई गलती तो नहीं करे, कोई जो है वो मतलब उसकी जांच पड़ताल करता है, उसको क्वेश्चन करना ना। तो ये जो स्क्रूटनी होती है आप रखना है कि ये भी काउंसिल के ही मेंबर का जो है ना ड्यूटी होती है कि वो स्क्रूटनी को मेंटेन करे। तो इसमें सबसे पहले डिसिप्लिनरी कमेटी होती है जो कि एक्चुअली जो है विच एग्जिस्ट द होल जो कि आखिर जिसके पास जो है ना वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है इस केस में ना। तो जब भी ये स्टार्ट तब होता है जब भी कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है। अब यहाँ पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कंप्लेंट कोई पेशेंट लेके आ सकता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर लेके आ सकता है, या आपके पास कोर्ट ऑफ लॉ खुद भी कन्विक्शन लेके आ सकती है। अब जब ये आपके पास PMDC, अब यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे ना ये PMDC प्रेसिडेंट के पास ही रेफर करेंगे। आपके पास कोई हेड ऑफ हॉस्पिटल आया है या कोई पेशेंट आया है या फिर क्रिमिनल कन्विक्शन कोर्ट से आई है तो वो PMDC के प्रेसिडेंट के पास आएंगे। PMDC का जो प्रेसिडेंट है वो ही विल आस्क एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दैट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उससे एक्सप्लेनेशन पूछेंगे। अगर तो एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके पास जो है एक्सेप्टेबल हुई तो वो कंप्लेंट फ्रिवलेस होगी, मामूली सी होगी, खफीफ होगी, हल्की सी होगी और उसको जो है वो डिसमिस कर दिया जाएगा। जबकि अगर वो कंप्लेंट वर्थ यानी कि डिसीजन होगी, यानी कि उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि वर्थ डिसीजन होगा, तो फिर कंप्लेंट का जो है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, जिसमें मेंटल और यानी कि जो डेंटिकल प्रैक्टिशनर उसको कहा जाएगा कि वो अपनी आप को एक्सप्लेन करे। फिर उसका जब रिप्लाई आएगा उसका रिप्लाई या तो सेटिस्फैक्ट्री होगा तो ठीक है, अनसेटिस्फैक्ट्री है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसका जो मिसकंडक्ट होगा वो ऑर्डिनरी होगा एंड इट इज़ नॉट अमाउंटिंग टू मॉरल एप्टीट्यूड, तो फिर हम यहाँ पे उसको वार्निंग देंगे और उसको आइंदा के लिए खबरदार करेंगे। लेकिन अगर उसका मिसकंडक्ट सीरियस है, इट इज अमाउंटिंग टू मॉरल एप्टीट्यूड, तो फिर हम केस को डिसिप्लिनरी कमेटी को रेफर करेंगे। और जो डिसिप्लिनरी कमेटी होगी इसमें वो कहते हैं कि दोनों पार्टीज हो सकती हैं, यानी कि अक्यूज भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकते हैं, और दोनों जो है वो अपने लॉयर ला सकते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है कि आपके पास अगर तो मिसकंडक्ट प्रूव नहीं होता तो कंप्लेन है वो डिस्चार्ज से जीती, लेकिन यहाँ पे अगर मिसकंडक्ट प्रूव हो जाता है जो कि अमाउंट कर रहा होता है मॉरल टर्पिट्यूड, यानी कि आपके पास जो है ना वो एथिकली क्रॉस कर रहा होता है, एथिकल बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा होता है, तो फिर RMP और RDP को जो है उनको रजिस्ट्री से रिमूव कर दिया जाता है। और उसको हम यहाँ पे कहते हैं कि उनकी प्रोफेशनल डेथ हो जाती है कि अब वो उसके बाद जो है वो दोबारा इसमें एंटर नहीं कर सकते इस प्रोफेशन में। अब यहाँ पे हमने कहा था कि आपके पास जब हम ये एक्ट परफॉर्म करते हैं तो इसमें कुछ जो है ना प्रिविलेजेस आ जाती है डॉक्टर के बाद, उनको ऑब्लिगेशन। प्रिविलेजेस क्या होती है कि एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट जॉब, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस, या तो वो जॉब के अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं या अपनी खुद की मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा वो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल पर्पसेस के लिए, और ऑब्वियसली वो अपनी रेंडर्ड सर्विसेज के लिए फी चार्ज कर सकते हैं। ऑब्लिगेशन क्या होती है कि उनको जो है अगर वो आपके हमने कहा था कि 30 डेज के अंदर अगर वो अपना एड्रेस ऑफ प्रैक्टिस चेंज करते हैं या ट्रांसफर होते हैं कि और तुरंत 30 डेज के अंदर नोटिफाई करना होगा, और वो कोई भी ऐसा एडिशनल टाइटल, डिस्क्रिप्शन या एब्रिविएशन यूज नहीं कर सकते जो कि एडिशनल क्वालिफिकेशन शो कराओ, जो कि नहीं होती। अब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की डेफिनेशन है एज इट की वो होता है कि इफ अ मेंबर ड्यूरिंग हिज प्रोफेशनल वर्क, अपने प्रोफेशनल काम के दौरान अगर कोई मेंबर हैज डन समथिंग विद रिगार्ड ऑफ इट which will be reasonably regarded as disgraceful or dishonorable by his professional brethren of good professional brethren of good repute and competency, then it is open to the council to say that he is guilty of infamous conduct in the professional respect। ठीक है, तो यहाँ पे RMP और RDP को यही एडवाइस किया जाता है कि वो अपने नोबल ट्रेडिशन के अंदर सारा काम करे, कोई भी अब्यूज़ ना करे। अब्यूज़ वो क्या क्या हो सकता है? अब्यूज़ ऑफ प्रिविलेज हो सकता है कि वो फॉल्स सर्टिफिकेट इशू कर दें या फिर प्रिस्क्राइब कर दे ड्रग ऑफ एडिक्शन या डिस्क्लोज कर दे पेशेंट के सीक्रेट को, जो कि आपको याद होगा कि कायदे-ए-आज़म का सीक्रेट ही डिस्क्लोज किया गया था उसके डॉक्टर ने कि उनको TB है, जिसकी वजह से क्या बताऊँ उनकी डेथ उसी वजह से हुई। मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग तो यही कहते हैं, जो भी हो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। अब्यूज़ ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के इनडिसेंट असॉल्ट या अडल्ट्री नहीं होनी चाहिए पेशेंट डॉक्टर के दरमियान। अब्यूज़ ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, क्रिमिनल अबॉर्शन अगर नॉलेज होगी तो कर सकते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। देन एसोसिएटिंग विद द अनक्वालिफाइड पर्सन, एडवर्टाइजिंग फॉर द अनरीजनेबल गेम्स। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है एलोपैथिक सिस्टम। पहले हमने बात की थी ना, नंबर 1 हमारे पास था PMDC वाला, ठीक है, PMDC वाला आ गया था कि पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल 1962। अब दूसरा यहाँ पे आ जाएगा एलोपैथिक सिस्टम एंड प्रिवेंशन ऑफ मिस यूज एक्ट 1962। अब ये जो एक्ट है वो ये कहता है कि जो है ना इसमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है कि देखो RMP जो है ना अकॉर्डिंग टू एक्ट मींस मेडिकल प्रैक्टिशनर। RMP का मतलब जो है ना वो होता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि रजिस्टर्ड होता है PMDC से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो क्लैरिफाई करना कि जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो 2 तरह की डिग्री लेके हो सकते हैं, MBBS वाले हो सकते हैं, BDS वाले हो सकते हैं। तो वैसे लॉ जो है वो उनमें डिफरेंशिएट नहीं करता और लॉ कहता है कि बस ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। अब एक्चुअली ये कहता है कि मिस यूज ऑफ एलोपैथिक सिस्टम बताया कि नो वन अदर देन द डॉक्टर कैन यूज वर्ड डॉक्टर। कोई भी बंदा RMP के अलावा जो है कैन नॉट यूज द वर्ड डॉक्टर
या फिर कोई ग्रामेटिकल वेरिएशन जो कि डॉक्टर जैसी ही हो, या फिर कोई भी कॉग्निटिव एक्सप्रेशन या कोई भी एब्रीवेशन जो कि ऐसा इंप्रेशन दे कि हाँ वो भी डॉक्टर है। ना ही कोई डॉक्टर आरएमपी के अलावा मेडिकल डिग्री या डिप्लोमा यूज़ कर सकती है अगेन वही इंप्रेशन देने के लिए। ना ही कोई परफॉर्म कर सकता है सर्जिकल ऑपरेशन एक्सेप्ट फॉर सर्कमसिजन, इंसिजन ऑफ अ बॉल और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन। और ना ही कोई ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकता है या डेंजरस ड्रग दे सकता है या एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकता है अंडर द डेंजरस ड्रग एक्ट 1930। अगर कोई इस एक्ट की कॉन्ट्रवेंशन करता है तो ही इज पनिशेबल यानी कि इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट यानी कि एरिया कोर्ट जो होता है वहाँ पे फॉर 1 year इम्प्रिजनमेंट और 2000 फाइन और बोथ। अब दूसरा जाता है मेडिकल और डेंटल ऑर्डिनेंस 1980। अब ये ऑर्डिनेंस क्या आता है एक्चुअली ये डिफाइन करता है साइंटिफिक और मेडिकल सिस्टम्स को, और ये आइडेंटिफाई करता है उन अथॉरिटीज़ को जो कि अलाउ होती हैं। देखिए हमने कहा था कि वो अथॉरिटीज़ दैट हैव द पावर ऑफ कन्फर्मेंट ऑफ डिग्री और डिप्लोमा, और इसके अलावा वो अथॉरिटीज जो कि बेचारा अनऑथराइज्ड टू गिव द पावर ऑफ द विच डू नॉट हैव द पावर ऑफ द कन्फर्मेंट ऑफ द डिग्री और डिप्लोमा, उनको जो है ये पकड़ता है और उनकी जो है वो हमने कहा था प्रोहिबिट करता है उनको। और ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा यहाँ पर कोई फॉल्सली अज्यूम कर रहा है मेडिकल डेंटल टाइटल को, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर इसकी कोई कॉन्ट्रीवेंशन करता है तो वो जो है वो 5 years जो है उसकी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और 50,000 फाइन होता है। ओके, नेक्स्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉन्सेंट। अब जो जब कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर हम परफॉर्म करते हैं तो इट इज़ एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक फिजिशियन के दरमियान और उसके पेशेंट के दरमियान, जिसमें कोई फॉर्मल इतनी कॉन्ट्रैक्ट वाली फॉर्मेलिटीज़ तो रिक्वायर नहीं होती, बट इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इन द व्यू ऑफ नेचर ऑफ द वर्क एंड इज कैरीड आउट बाय अबाइडिंग 3 conditions, दैट इज़ द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द फिजिशियन एंड द पेशेंट, ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज एंड कंपनसेशन फॉर फिजिशियंस नेग्लिजेंस। ठीक है, तो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि एक फिजिशियन और पेशेंट के दरमियान होता है, जिसमें कोई अपनी फॉर्मेलिटीज़ तो रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन इन व्यू ऑफ नेचर ऑफ द वर्क यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स को अवॉइड करना होता है, जिसमें म्यूचुअल कंसेंट आ जाता है, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज आ जाती है और कंपनसेशन फॉर फिजिकल नेग्लिजेंस आ जाता है। अब जो म्यूचुअल कंसेंट होता है उसका मतलब है कि जो पेशेंट और फिजिशियन है दोनों ही साइमल्टेनियसली कंसेंट देते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, और ऑब्वियसली इट इज़ अ प्री रिक्वेस्ट फॉर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट। और पेशेंट कभी भी पेशेंट इज नेवर ऑब्लाइज टू सबमिट टू मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको फोर्स नहीं किया जाता एक्सेप्ट जबकि वो उसको कोई कंटेगियस डिजीज़ है। और ये जो आप म्यूचुअल कंसेंट है ये आपके पास कोई डायग्नोस्टिक केस हो या फिजिकल ट्रीटमेंट का केस हो, दोनों केस में अप्लाई किया जाता है। अब कुछ ऐसे स्पेशल प्रोसीजर्स होते हैं जैसे एनेस्थीसिया के एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गई है, या कोई सर्जिकल इंटरवेंशन होगी जिसकी वजह से रिटन कंसेंट चाहिए होती है, क्योंकि रिटन कंसेंट जो है ना उसमें ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो इसमें जो रिटन कंसेंट ली जाती है, अदरवाइज वो कहते हैं कि पेशेंट्स कंसेंट डज नॉट एब्जॉर्व, लेकिन पेशेंट अगर कंसेंट नहीं देता ना इट विल नॉट एब्जॉर्व दी प्रैक्टिशनर, ठीक है, फ्रॉम हिज ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयरफुलनेस, उससे फिर भी बहुत केयरफुलनेस और मेटिकुलस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेंट जो है वो होता है इम्प्लाइड कंसेंट, एक्सप्रेस कंसेंट और ब्लैंकेट कंसेंट। बहुत ही ईजी सी बात है कि इम्प्लाइड कंसेंट वो कंसेंट होता है जो कि इमरजेंसी कंडीशन में आता है। अगर आपके पास कोई पेशेंट है जो कि प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के साथ आ रहा हुआ है तो उस केस में हमें जो है वो वी आर इम्प्लाइड सच सर्कमस्टांसेस इम्प्लाई दैट देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड, और हमें जो है वो विदाउट एनी कंसेंट और हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट करनी पड़ती है विदाउट कंडोनिंग द फॉर्मेलिटी ऑफ द कंसेंट टेकिंग, हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। जबकि जो एक्सप्रेस कंसेंट होता है वो सारे जितने भी केसेस जिसमें हमें इमरजेंसी नहीं करनी पड़ती और बाकी जो नॉर्मल केस होते हैं उसमें हम एक्सप्रेस कंसेंट लेते हैं, जिसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती है। ये नहीं कि पेशेंट अपने दिमाग में सोच रहे हैं हाँ चलो ठीक है और सही से बता नहीं रहा, नहीं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो वो ऑलरेडी दे, और बेटर तो ये होता है कि वो रिटन कंसेंट दे दे ताकि वो आपके लिए बेहतर हो, एविडेंशियल पर्पस हो। बाद में अगर हमें ब्लेम कीजिए तो हम बता दें कि उन्होंने हमें खुद रिटन कंसेंट दी थी। अब ये आपके पास एक रिटन कंसेंट फॉर्म होता है। अब इस रिटन कंसेंट फॉर्म में नेम ऑफ कंसेंट होता है, टाइप ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, उसकी रिस्क भी लिखा हुआ होता है, फिजिशियन का भी नाम लिखा होता है और साथ सिग्नेचर होते हैं फिजिशियन के, सर्जन के, दोनों के। अब होता है ब्लैंकेट कंसेंट। ब्लैंकेट कंसेंट एक ऐसा कंसेंट होता है जो कि वैलिड नहीं होता है इन द आइज ऑफ लॉ, क्योंकि इस लॉ में सिग्नेचर ये साइन तो ले लिए जाते हैं बंदे के, बट उसमें जो है वो पेशेंट को उसकी जो है प्रॉपर नेचर ऑफ द ट्रीटमेंट और उसके रिस्क जो है उसके बारे में नहीं बताया जाता। ठीक है, इट मीन्स कंसेंट ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट विदाउट एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रपोज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट, रिस्क ट्रीटमेंट एंड द रिस्क एंड पेशेंट सिग्नेचर इज ऑब्टेन, जो कि वो कहते हैं कि अक्सर हमारे हॉस्पिटल में यही कर दिया जाता है सर्जरी से पहले या फिर जो है ना जैसे ही वो आते हैं तो उनको ये दे दिया जाता है कि वो कंसेंट तो दे। अब एज ऑफ कंसेंट जो होती है वो एज ऑफ मेजोरिटी होती है, 18 एज होती है, क्योंकि इस एज में कहा समझा जाता है कि वो बंदा जो है वो सफिशेंटली होता है टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट। लेकिन अगर ऐसे कम है तो फिर अटेंडेंट उसके देंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर होता है कंसेंट का। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ना वो सिंपल ये प्रोसीजर है कि आगे बाद जो मेडिकल प्रैक्टिशनर वो अपने पेशेंट को बताए कि उसकी जो ट्रीटमेंट है उसकी नेचर क्या है और उसकी पॉसिबल इम्प्लीकेशन क्या होंगे, रिस्क क्या होंगे, और वो भी सिंपल लैंग्वेज में बताए ताकि उसको समझ और उसकी सिग्नेचर ले ले। अब कुछ जो है वो अच्छा फिजिशियन जो है ना उसकी एक मार्जिनल, उसके पास ना एक मार्जिनल डिस्क्रिशन होती है, यानी कि वो कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शंस कर सकता है
कि हर चीज़ उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि जब हम कोई प्रोसीजर करते हैं तो खास तौर पे पेशेंट को एंट्रोग्रेड एमनेसिया देते हैं ताकि उसको ट्रॉमेटाइज्ड इवेंट याद ना रहे, किस तरह से उसकी इंसिजन की गई थी, उतना बड़ा जो है वो उसको इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया था, वो ट्रॉमेटाइज इवेंट उसको याद रखने की जरूरत नहीं होती। तो वो भी आपके पास एक्सट्रीम डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं होती, तो हम मार्जिनल डिस्क्रिप्शन के साथ वो पेशेंट को बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ना हो कि हम पेशेंट को बताएं एंड अगर हम ये बता दें तो इट इज़ लाइबल टू इम्पीड और इंटरफेयर विद द मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर हम कुछ बता दें तो उसकी वजह से मेडिकल ट्रीटमेंट में अफेक्ट, और हमें पता है, डॉक्टर को पता होता है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट मेरे पेशेंट की नेसेसरी होती है, ठीक है। और इवन कि लॉ जो है ना, लॉ ऑल्सो लीव दिस क्वेश्चन एज टू हाउ मच द पेशेंट हैज टू नोन टू द कॉन्शियस ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो कि इन गुड फेथ विद द पेशेंट जो है वो डिसाइड करेगा कि मुझे कितना बताना और कितना नहीं बताता, ठीक है। और जो वो चीज़ नहीं बता रहा था, जिस इन्फॉर्मेशन को वो विदहेल्ड कर रहा था, वो उसके रिलेटिव को बताएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है मॉडिफाइड कंसेंट प्रोसीजर, जो कि हम तब लेते हैं जब कोई अनएबल टू कंसेंट हो, जब हमके पास जब यहाँ पे वो ऑर्गन ऑफ रीजनेशन इन्वॉल्व हो, या फिर जब कोई न्यूअर सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व हो। अब आ जाता है अनएबल टू कंसेंट। अब अनएबल टू कंसेंट में तीन चीज़ें आ जाती है, अगर कोई अंडर एज हो, अगर कोई अनकॉन्शियसनेस हो, और अगर कोई मेंटली सिक हो। अब वो कहते हैं कि 19वीं सेंचुरी में समझा जाता है कि जो मेंटली सिक पेशेंट होते हैं वो लुनाटिक्स होते हैं एंड दे आर डेंजरस फॉर द सोसाइटी, और लुनाटिक एजाइलम उनको रखा जाता था अंडर द लुनाटिक एक्ट 1858। फिर उसके बाद क्या किया गया कि भाई कहा गया कि नहीं भाई हमें इनकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट की नेसेसिटेशन पहले फील हुई, उसकी वजह से मेंटल हेल्थ एक्ट बना 1912। उसके बाद सब्सिक्वेंटली उसमें अमेंडमेंट की गई, फिर यहाँ पे मेंटल हेल्थ एक्ट बन गया 1973, जिसमें जो है वो बाकायदा मेंटल सिक के एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है और उसमें अथॉरिटी टू कंसेंट किसकी होती है वो सारा बताया गया। अब सबसे पहले कहते हैं कि जो मेंटल की सिक की एडमिशन होती है ना, वो डिपेंड करता है कि उसका मेंटल स्टेट क्या है और उसकी फैमिली सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं। तो तीन चीज़ें यहाँ पे आती हैं, वॉलंटरी एडमिशन, टेम्परेरी रिसेप्शन और रिसेप्शन ऑर्डर। वॉलंटरी एडमिशन जो है ना, वो कहते हैं कि ये ग्रांट किया जाता है खुद मेंटली इल पर्सन को, जिसके पास जो एटलीस्ट प्रॉपर इंसाइट रखता है अपनी मेंटली इल कंडीशन के बारे में, ठीक है। और वो खुद एक आपके पास फॉर्म सबमिट कराता है, रिटन एप्लीकेशन देता है टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हॉस्पिटल। अब वो कहते हैं कि एडमिशन के वक्त जो है वो दो मेंटल हॉस्पिटल विजिटर्स जो है वो विद इन 24 आवर्स जरूर यहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि उसने एक रिटन एप्लीकेशन दे दी टू द एडमिनिस्ट्रेशन, तो दो मेंटल हेल्थ जो विजिटर्स होते हैं उनको जो है वो विद इन 24 आवर जो है हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए, ताकि उसको जो है उसकी स्टे को वहाँ पे कंफर्म बनाया जा सके, जिसमें वन ऑफ दैट इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब जो पीरियड ऑफ स्टे होता है वो ओपन होता है, अगर वो लीव करना चाहिए तो वो छोड़ सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि वो उसकी मेडिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। दूसरा वो कहते हैं कि अदरवाइज जो है वो उसको छोड़ा नहीं दिया जा सकेगा और वो 24 घंटे तक आए थे उसको वहीं पर रहना चाहिए। अब वो कहते हैं कि जो आपके पास होता है ना मेंटल हेल्थ विजिटर्स, ये आपके पास पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी होते हैं, जो कि इंट्रस्ट किए जाते हैं विद द ड्यूटी ऑफ गार्डिंग द पेशेंट और उसकी सैनिटी और उसके फूड का ख्याल रखने वाले होते हैं, और उसको पूरे हॉस्पिटल के दौरान जो है उसमें स्टे में उसको जो है वो हेल्प करते हैं। जो प्रोविजनल हेल्थ डिपार्टमेंट होता है वो नोटिफाई करते हैं कि इनके नाम और इनके नंबर कितने होते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं कि आपके पास हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ कितनी है, और वहाँ पे जो है ना जैसे कुछ नॉन इंस्टीट्यूशन वहाँ पे 3 वगैरह होते हैं, ठीक है। और ये जो मेंटल हेल्थ विजिटर्स होते हैं वो कहते हैं कि ये मंथली इंस्पेक्शन करते हैं जो है ना इंस्टीट्यूशन की, और उसकी फाइंडिंग को रखते हैं रिकॉर्ड बुक में, रिमार्क बुक में उसको करते हैं, और जिसमें यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में लिखा होता है कि मेंटली सिक पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दी जाती है, और ये सारा जो है एक रेमेडियल मेजर जो है वो गवर्नमेंट को भेजते हैं। फिर हमने कहा था कि आपके पास ये जब एक मेंटली सिक पेशेंट, अगर फॉर एग्जाम्पल एक मेंटली सिक पेशेंट है जो कि अक्यूज है कि उसने कोई क्राइम किया है, तो उसमें जो है वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द प्रिजन है वो जो है उसको यहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल में लेके आएगा और हर 6 महीने बाद आएगा और उसकी रिपोर्ट देगा जो कि इसने पुलिस को देनी होती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टेम्परेरी रिसेप्शन। अब टेम्परेरी रिसेप्शन जो है वो ग्रांट की जाती है जब फॉर एग्जांपल हमने कहा है कि अब एक फॉर्मल एप्लीकेशन दिया, यहाँ तो वो कहता है कि हॉस्पिटल उस बंदे ने मेंटली इल ने खुद एक रिटन एप्लीकेशन दी थी एडमिनिस्ट्रेटर को ना, यहाँ पे इट इज ग्रांटेड अपॉन सबमिटिंग अ फॉर्मल एप्लीकेशन ऑन दी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म बाय अ नियर रिलेटिव ब्लड और मैरिज रिलेशन टू दी, ठीक है, विद दी मेंटली सिक टू द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द मेंटल हॉस्पिटल, ठीक है। यानी कि जो उन्होंने एक हमें प्रेस्क्राइब फॉर्म दिया है उसके ऊपर हम एक फॉर्मल एप्लीकेशन को फिल करते हैं जो कि ब्लड रिलेशन वाला होता है या फिर मैरिज रिलेशन वाला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके ऊपर जो है उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में लिखा जाता है और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द फैमिली के बारे में लिखा जाता है जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। अब इसमें कहते हैं कि एटलीस्ट 2 मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे मेंशन होने चाहिए। आपको पता है कुछ ऐसे जब आपके पास आपने कुछ प्रेस्क्राइब करना होता है तो उसमें यहाँ पे एक्चुअली कुछ डॉक्यूमेंट्स एड अप करने पड़ते हैं। अब वो जो कहते हैं कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होने चाहिए, सॉरी जो मेडिकल सर्टिफिकेट होने चाहिए उनको जो है दे शुड नॉट बी इशूड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि उसका रेगुलर अटेंडेंट है, बल्कि ये कोई और होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे जो मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे होंगी ना वो जो है आपके पास सेपरेटली भी हो सकती है, इन कंजक्शन भी हो सकती है, लेकिन अगर वो सेपरेटली होंगी तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 डेज़ का जो है वो डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जो रिकमेंडेशन होती है इट रिमेन वैलिड ओनली अप टू 14 डेज अगर होता है, ठीक है। और दूसरा वो कहते हैं कि आफ्टर जब यहाँ पे फॉर्मल एप्लीकेशन को मिल जाता है तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो जो है वो आपके पास मेंटली सिक पेशेंट को जो है वो कहते हैं कि हमने कहा था
उसके रिसेप्शन को नोटिफाई करता है दोनों मेंटल हेल्थ विजिटर्स को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेकंड, और यहाँ पे 6 महीने तक वो रह सकता है। 6 महीने के बाद अगर वो ठीक नहीं हुआ तो फिर भी 28 डेज तक वहाँ पे रह सकता है। उसके दौरान यहाँ पे रिसेप्शन ऑर्डर जो है वो लिया जाएगा। अब जो रिसेप्शन ऑर्डर होता है वो कोर्ट इशू करता है, जो एरिया मजिस्ट्रेट वाला हमने कहा था, कोर्ट ऑफ द एरिया मजिस्ट्रेट इशू करता है बाय सबमिटिंग का रिटन पिटिशन। अब यहाँ पे एक रिटन पिटिशन दी जाती है जो कि अगेन ये रिलेटिव या ब्लड रिलेशन देते हैं। अब पिटिशन में लिखा होता है वही फैमिली सर्कमस्टेंसेस और वैसे कोई पिछली पिटिशन की गई थी या नहीं की गई थी, अगर पिछली पिटिशन की गई थी तो उसका क्या रिजल्ट निकला था। अब यहाँ पे भी पिटिशन में 2 मेडिकल सर्टिफिकेट होते हैं जो कि 2 RMP बनाएंगे, जो कि एक उसमें गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर हो सकता है। अब वो कहते हैं कि इस यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि आपके पास मेडिकल उसकी यहाँ पे सिक पेशेंट की क्या कंडीशन है, ठीक है। और वो कहते हैं कि यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है, यहाँ पे सेपरेटली भी हो सकती है और इकट्ठे भी हो सकती है, और उसकी साइन एंड सिम्टम जो है वो यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट में मेंशन किए जाते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर पिटिशन जो है वो डिसमिस हो जाए तो जो मजिस्ट्रेट होना वो यहाँ पे लिखेगा कि हमने पिटिशन जो है वो मैंने डिसमिस क्यों किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि फर्दर जो है वो जो रिसेप्शन ऑर्डर होता है वो जनरली इस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो पेशेंट है ना, जो उसका अटेंडेंट है वो कॉस्ट पे कर सकता है या नहीं कर सकता। दूसरा कि मेडिकल जो ट्रीटमेंट है उसकी मतलब यहाँ पे जो हॉस्पिटल जो आपका मेडिकल जो मेंटल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर है वो जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर तक जो पीरियड ऑफ स्टे होता है जनरली इट इज़ नॉट इंडिकेटेड इन द पेशेंट। उसके बाद यहाँ पे हमने कहा था कि अब मेडिसिन प्रोसीजर के अलावा भी हमने कहा था कि अगर हमने कहा था कोई स्टेशन हाउस ऑफिसर आता है, अगर उसको मिलता है कोई वैंडरिंग सा डेंजरस क्वाली यानी कि मेंटली सिक पेशेंट उसको साइड पे मिलता है तो वो जो है वो उसको एरिया मजिस्ट्रेट के पास लेके आएगा जो कि ऑर्डर देगा कि उसको जो है एक गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर को उसको ऑथराइज करेगा जो कि इंक्वायरीज करेगा कि वो कहाँ उसके रिलेटिव्स कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर वो कहते हैं कि अगर नहीं रिलेटिव प्रेजेंट होते तो उसको जो है वो मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है 10 दिनों तक, मैक्सिमम 30 डेज तक भेजा जाता है और उसके दरमियान जो है उसके रिलेटिव्स को ढूंढा जाता है, ठीक है। अब डिस्चार्ज कैसे किया जाता है, तो जो डिस्चार्ज किया जाता है ना वो भी बाय द परमिशन ऑफ द मेंटल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिटिंग जुडिशियल अथॉरिटी से किया जाता है। अगर तो हमने कहा कि वो फुली रिकवर हो चुका है या फिर उसकी मेडिकल कंडीशन इस तरीके की है कि वो बाहर जा सकता है अंडर दी सुपरविजन ऑफ दी फैमिली, ठीक है। जो कि हमने कहा था कि इन्फॉर्मेशन जो है वो ये इसकी भी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेडिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल विजिटर को दी जाती है विदिन 24 आवर्स, और वो जो है वो कहते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए घर भी जा सकता है अगर उसकी जो है वो पेशेंट अगर उसके घर वाले कहते हैं। अब हमने कहा कि जो ये केयर होता है ना मेंटली सिक पेशेंट की, तो वो फिजिकल केयर इसका मतलब होता है। और यहाँ पे वो कहते हैं कि जो एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है जो कि जो है ना वो मेंटेन करा होता है उसकी पर्सन को, उसकी स्टेट को। अब डिस्ट्रिक्ट जज जो है उसको वेस्ट की जाती है विद द पावर कि वो एक इंक्विजिशन इंस्टीट्यूट कर सकता है जिसमें वो जो है ना वो मेंटली सिक के बारे में पता लगाए, जिसकी वजह से जिस तरीके से ना वो उसकी पर्सन को उसकी स्टेट को जो है वो ठीक कर सकता है। ओके, सो जो हमने कहा था कि मॉडिफाइड कंसेंट प्रोसीजर में हमने पिछले साल देख लिया कि मेंटली सिक पेशेंट अगर होगा तो उसकी कंसेंट हम किस तरीके से लेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं 2 केसेस जब आपके पास ऑर्गन्स ऑफ रीजनरेशन इन्वॉल्व हो और जब यहाँ पे न्यू सर्जिकल प्रोसीजर आ जाए। अच्छा, जब ऑर्गन्स ऑफ रीजनरेशन इन्वॉल्व होते हैं इसमें आपके पास नई टेक्निक्स हैं जैसे कॉन्ट्रासेप्शन है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है। इसमें जो है ना वो यहाँ पे कंसेंट हमें स्पाउस की भी रिक्वायर्ड होती है। स्पेशली यहाँ पे 3 कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें फॉर एग्जाम्पल जब हम प्रेस्क्राइब कर रहे होते हैं ना कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब हम मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के लिए प्रेस्क्राइब करें तो उसमें हमें हस्बैंड की परमिशन की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम फीमेल को ट्रीट करने के लिए करें और वो उसकी ट्रीटमेंट उसको रिक्वायर्ड है। लेकिन जब भी व्हेनेवर द इंसर्शन ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइस हैज टू बी डन सो इट कैन नॉट बी डन विदाउट द हस्बैंड कंसेंट, ठीक है। वो जो है वो हस्बैंड कंसेंट के बगैर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इंसर्शन जो हम वुमेन को प्रेगनेंसी को सेव करने के लिए करते हैं जो कि हमने कहा था इन रिगार्ड ऑफ द वीक हेल्थ, जो कि उसकी वीक हेल्थ की वजह से जो यहाँ पे हम करते हैं ना उसकी प्रेगनेंसी को सेव करने के लिए, तो वो जो है वो आपके पास जस्टिफाइड होता है। और इसके अलावा हमें ये बताया कि जो हम इंसर्शन करते हैं ना आफ्टर द एज ऑफ मेजोरिटी, तो वो जो है वो यूजुअली अवॉइड किया जाना चाहिए। हमने कहा था कि आफ्टर द एज ऑफ मेजोरिटी कोई भी अगर इंसर्शन की जाती है इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रेगनेंसी, तो ये जो है वो आपके पास लीगल तो है लेकिन ये अनएथिकल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर आपके पास इस पॉइंट्स के अंदर फर्दर भी आ गया कि आपके पास जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस की इंसर्शन होती है, एक तो ये है कि वो जो भी होगी वो हस्बैंड के कंसेंट से होगी। दूसरा ये है कि अगर वो हमने प्रेगनेंसी में इस वजह से कर रहे हैं कि वी हैव टू इन व्यू ऑफ हर वीक हेल्थ और हम उसको सेव करना चाहिए प्रेगनेंसी से, तो उस केस में हम कर सकते हैं, जस्टिफाइड है। लेकिन जब हम प्रेगनेंसी के बाद जब इसको इंसर्ट करते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को, तो ये जो है यहाँ पे फॉर टू अवॉइड फर्दर प्रेगनेंसीज, तो ये आपके पास लीगल तो है लेकिन अनएथिकल है। और उसके बाद हमने कहा था कि जो ट्यूब लाइगेशन सर्जरी होती है जब हम परफॉर्म करते हैं गुड हेल्थ में यानी कि गुड फेथ में परफॉर्म कर रहे होते हैं ताकि हम हेरिडिटरी डिजीज की ट्रांसमिशन को परमिट कर सकें, क्योंकि हमें फॉर एग्जाम्पल पता है कि इसकी जो जेनेटिक्स जिस तरह की है हेरिडिटरी डिजीज ट्रांसमिट होगा, तो उसमें भी हम यहाँ पे मदर के लाइफ को सेव करने के लिए और इसके अलावा या फिर इस वजह से भी कर सकते हैं अगर हमें उसकी प्रेगनेंसी जो है उसको इंडेजर कर सके, ठीक है। कोई ऐसी डिजीज जिसकी वजह से प्रेगनेंसी उसको इंडेजर करेगी या हेरिडिटरी डिजीज को ट्रांसमिट करने का खतरा होता है, तो फिर हम यहाँ पे ट्यूब लाइगेशन सर्जरी कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अब ये जो है एक बहुत ही जो है ना वो अजीब सा टॉपिक है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज द डिपॉजिट ऑफ द सीमेन इनटू द वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल और द यूट्रस बाय इंस्ट्रूमेंट्स टू ब्रिंग अबाउट द प्रेगनेंसी अनअटेन्ड थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हस्बैंड और कैन डोनर। नाउ ये जो डोनर से की जाती है उसमें बहुत ज़्यादा रिलीजियस ऑब्लिगेशन और रिलीजियस क्या कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस है और कह सकते हैं कि इसमें बिल्कुल अनएथिकल समझा जाता है, ठीक है। बिसाइड यहाँ पे होता है कि इनसॉल्वेबल लीगल प्रॉब्लम रिगार्डिंग द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड। अब इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि जो चाइल्ड की लेजिटिमेसी उसकी लीगलनेस के बारे में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये एक आपके पास जो है ना वो बड़ा ही क्या कह सकते हैं कि
अजीब से प्रॉब्लम आ जाती है, उसको रजिस्टर करने में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल AID हो तो यहाँ पे खतरा ये भी हो सकता है कि आपके पास वुमेन के ऊपर जो है ना यहाँ पे अनएथिकल वुमेन के ऊपर जो है यहाँ पे जो है ना एडल्ट्री का चार्जेस लग सकते हैं, तो इसमें बहुत खतरा होता है। तो यहाँ पर आपको बस 4 चीज़ें इन पॉइंट रखनी चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से हमने पॉइंट पढ़े हैं। जब हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इंसर्शन ऑफ इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, ट्यूब लाइगेशन सर्जरी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अच्छा, जो न्यू सर्जिकल प्रोसीजर जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है, तो इसमें वो कहते हैं कि हमें हर किसी का कंसेंट जरूरी होता है। खासतौर पर जो आपके पास हम ऑर्गन रिमूव करें जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी उसकी खुद की बॉडी होती है, तो उसकी कंसेंट हमें बहुत जरूरी होती है। या तो ये होता है ना कि डेड पर्सन अपनी जो है वो क्या कहते हैं कि अपनी डेथ से पहले ये बता दे कि हाँ मुझे ये ऑर्गन डोनेट करना है, लेकिन फॉर एग्जांपल उसने डेथ से पहले नहीं मेंशन किया और फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल को कोई इमरजेंसी के लिए चाहिए कोई ऑर्गन चाहिए, तो वो यहाँ पे नेक्स्ट केन से जो है वो ले सकता है। ठीक है, तो कहते हैं कि इस तरह की जो अथॉरिटी होती है वो फिर हम हेड ऑफ हॉस्पिटल को दे देते हैं ताकि सेफ कस्टडी रहे और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है उसकी अरेंजमेंट में हमेशा अवेलेबल रहे। ओके, तो हम ये बात कर रहे थे कि देखो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जो सारी फैसिलिटीज़ होती है, क्योंकि हमने कहा था कि जो हेड ऑफ हॉस्पिटल होता है उसके बाद अथॉरिटी होती है वो सेफ कस्टडी कर सकता है, क्योंकि आगे से हमें मैच भी करनी पड़ सकती है। अगर इंडिविजुअल डेथ है और हमें यहाँ पे उसकी कंसेंट चाहिए तो हम यहाँ पे नेक्स्ट केस से जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि अब यहाँ पे इन सिचुएशन के अलावा हमने कहा था कि बिसाइड दी सिचुएशंस इन विच द मेडिकल ट्रीटमेंट थ्रू असेंशियल अर्जेंट और लाइफ सेविंग हो जाती है, ये द पेशेंट इज एंड हिज गार्डियन आर रिलक्टेंट। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होती है लेकिन गार्डियन रिलक्टेंट होता है, जैसे नार्कोटिक का यूज़ होता है जो कि आपको पता है रिलीजियस में वैसे प्रोहिबिटेड होता है। उसके बाद हमने कहा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑब्जेक्टेड बाय द जिनोवास विटनेसेस के अलावा लिम्ब एम्पुटेशन विच इज डिलेड और रिफ्यूज बाय द पेशेंट्स इंडिसिजन और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द गार्डियन। तो इसमें वो क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे जो डॉक्टर होगा वो क्या करेगा, वो अपने सीनियर कोलीग से एडवाइस लेगा और कोई केस नोट जो है उसमें एंटर करेगा और फिर उसको यहाँ पे फर्दर प्रोसीड करेगा। ठीक है ना, सीनियर कोलीग जो है उसमें यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है ना इसमें भी काम जाता है। अब जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कंसर्न कैसे की जाती है, तो ये जो है ना आपको लगता है कि ये आपके पास एक बहुत ज़रूरी एक एसेशनल ड्यूटी होती है डॉक्टर की, और उसको ये सारी जो है वो प्रोफेशनल डिक्टेट्स फॉलो करनी चाहिए। और उसको कहा जाता है कि वो फुली जो है पूरा जो है वो कंप्लीटली हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करे, कंप्लीट डॉक्यूमेंट प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट करे और केस के मुताबिक चले। हमने कहा था कि ये उसके एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास इस केस में वो एंडोर्समेंट भी लेता है अपने सीनियर कोलीग से। ठीक है, ताकि उस पर कोई भी सब्सिक्वेंट कंप्लेन ना लग सके, कोई सिविल सूट ना उसके अगेंस्ट हो सके। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये हमने बता दिया यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है। उसके बाद यहाँ पे हम बता देंगे कि यहाँ पे अब देखो ये कॉन्सेंट है, यहाँ पे आपको पता है कि हमने कहा था कॉन्सेंट जो है पेशेंट से लेते हैं, पेशेंट से जो है ट्रीटिंग प्रैक्टिशनर लेता है, जो रिलेटिव होता है ब्लड या मैच उसे भी इन्वेस्टिगेटिंग प्रैक्टिशनर लेता है, जो अथॉरिटी कंट्रोल होती है उसे ऑपरेटिंग स्पेशलिस्ट लेता है। कौन सी तरह की हो सकती है कॉन्सेंट, ओरल हो सकती है, रिटन हो सकती है, इम्प्लाइड या एक्सप्रेस हो सकती है, इसके अलावा ब्लैंकेट कॉन्सेंट हो सकती है। कब दी जाती है, मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान और स्किल एप्लीकेशन में। हम यहाँ पे लेते हैं ना स्किल एप्लीकेशन जो हमने करनी होती है, किस तरह से स्टैंडर्ड प्रोसीजर, मॉडिफाइड प्रोसीजर है और क्या क्या फॉर्म होता है। कॉन्सेंट फॉर्म होना चाहिए, एंडोर्समेंट फ्रॉम द सीनियर होना चाहिए, इसके अलावा प्लेसमेंट ऑफ द पेपर्स इन द फाइल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अब ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, ठीक है ना, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज। अब यहाँ पे जिस तरह से होता है ना कि पहले हमने कॉन्सेंट का बात करें, यहाँ पे हमने कहा था म्यूचुअल कंसल्टेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास था जो कंपनसेशन फॉर द मेडिकल नेग्लिजेंस था। अब यहाँ पे ऑब्लिगेशन आपके पास पेशेंट की ऑब्लिगेशन होती है, फिजिशियन की भी ऑब्लिगेशन होती हैं। पेशेंट की 2 ऑब्लिगेशन होती हैं। फर्स्ट कि उसने जो भी फी दोनों के फिजिशियन और पेशेंट के दरमियान डिसाइड होती है वो उसने पे करनी होती है। दूसरी ये कि उसने कंप्लीटली जो है ना वो सबमिट करना होता है टू दी लेजिटिमेट कमांड ऑफ द फिजिशियन। फिजिशियन उसको जो भी कमांड करेगा उसको सबमिट करना होगा, क्योंकि अदरवाइज देखो फिजिशियन की कमांड फॉलो किए बगैर तो वो कुछ भी नहीं ना कर सकता, तो ये बहुत जरूरी होती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है फिजिशियन की ऑब्लिगेशन। तो फिजिशियन की ऑब्लिगेशन भी 2 होती हैं। फर्स्ट ऑब्लिगेशन ये होती है कि वो अपनी स्किल जो है अपनी क्लेम के मुताबिक जो भी उसकी कॉम्पिटेंस ऑफिस क्लेम है, जैसे वो यहाँ पे एक्सपर्ट है या ऑर्डिनरी, तो उसके मुताबिक अपनी स्किल अप्लाई करे। दूसरा ही शुड एक्सरसाइज कंसिडरेबल केयरफुलनेस टुवर्ड्स हिज वर्क। अपने काम में वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे। ठीक है, इसमें यहाँ पे अपना रखना है कि अब यहाँ पे जो पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप है ये किसी भी वक्त जो यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल इंटरप्ट किया जा सकता है, अगर फुल रिकवरी हो जाए, अगर म्यूचुअल टर्मिनेशन वो दोनों कर दें, या फिर मेडिकल प्रैक्टिस उसको किसी और को रेफर कर दे, या फिर किसी भी पार्टी की डेथ हो जाए। अब यहाँ पे आ जाएगा थर्ड पॉइंट विच इज द कंपनसेशन फॉर द मेडिकल नेग्लिजेंस। अब मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होती है, नेग्लिजेंस की डेफिनेशन, मेडिकल नेग्लिजेंस है उसको मैल प्रैक्टिस भी कहते हैं। इट इज द लीगल कॉज ऑफ एक्शन दैट अकर्स व्हेन अ मेडिकल और अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल थ्रू अ नेग्लिजेंट एक्ट और एन ओमिशन, अपने किसी भी नेग्लिजेंट एक्ट या ओमिशन की वजह से डिविएट्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, अपने किसी नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर से डिविएट कर गया एंड कॉजेज हार्म टू द पेशेंट और इंजरी टू द पेशेंट। ठीक है, उसको हम यहाँ पे कहते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस। ये एक केयरलेसनेस परफॉर्मेंस होती है जो कि प्रोफेशनल आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ केयरलेस परफॉर्मेंस ऑफ प्रोफेशनल वर्क। और मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उसकी ड्यूटी होती है कि वो अपने रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ केयरफुलनेस को फॉलो करे और किसी भी इस तरह की एक्सरसाइज को अवॉइड करे जिसकी वजह से पेशेंट को डैमेज हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर वो नेग्लिजेंस हो जाती है, जो हमने कहा कि किसी भी नेग्लिजेंस हो गई है, तो उसमें यहाँ पे उसको ये आंसरेबल भी होगा, उसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो पर्सनल बिलीव यहाँ पे ये होता है कि जो है दैट अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ऑफ द टेक्निक इज बेस्ट इज नो डिफेंस अनलेस द बिलीफ इज बेस्ड ऑन द रीजनेबल ग्राउंड। ठीक है ना, मतलब हम ये बता रहे हैं कि अ पर्सनल बिलीव दैट अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट और टेक्निक इज बेस्ट इज नो डिफेंस दैट अनलेस द बिलीव इज रीजनेबल ग्राउंड। अब ये हम जो टेक्निक समझते हैं कि भाई ये जो फलानी हमारी टेक्निक है ना ये बेस्ट टेक्निक होती है, ये कोई डिफेंस नहीं हो सकता। डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि मैंने ये टेक्निक इसी क्योंकि ये बेस्ट टेक्निक थी, उसका कोई डिफेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई रीजनेबल ग्राउंड्स नहीं है। अब हमने यहाँ पे कहा इट इज नेसेसरी टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट आर अटेंडेड विद द रिस्क, यानी कि सिमिलर मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है। ठीक है,
और मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है इसको यहाँ पे गुड फेथ में परफॉर्म करता है और अब इसकी केयरफुलनेस के साथ परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। अब एक रेफरेंस फॉर एग्जाम्पल आयोजेनिक डिजीज होते हैं, आयोजेनिक डिजीज वो होते हैं जो कि फिजिशियन की वजह से कॉज होते हैं। अब जो डिजीज आपके पास देखो मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से हो गए हैं या मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो गए हैं या सर्जरी के दौरान कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो इसमें तो सर्जन ने अपनी अगर बेस्ट जो है ना पॉसिबल एफर्ट की होगी है, इसके बावजूद अगर ये हो गई है तो इस तरह की जो ऑब्लिगेशन इस तरह की जो नेग्लिजेंस होती है इनको हम प्रोफेशनल नेग्लिजेंस में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। सच सिचुएशन यहाँ पे इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आपके पास एक फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इंसान उसको भी इंसान होने का जो है ना हमें इंसान होने का थोड़ा सा जो है हमें मार्जिन देना चाहिए। मेडिकल साइड इफेक्ट की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, जो कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग सर्जरी होती है वो हम ये नहीं कह सकते, ठीक है। और इसके अलावा दूसरे केशन में कोई भी कॉम्प्लिकेशन या फिर डेथ अगर हो जाती है तो हमने कहा था कि इसके बावजूद कि बहुत सारा डॉक्टर ने स्ट्रगल की, इसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि उसने कोई एफर्ट नहीं की, ठीक है। वो और ये भी हम नहीं कह सकते कि अगर कोई जो डॉक्टर है जो बहुत प्रॉपर्ली क्वालिफाइड है, बहुत स्किलफुल है, बहुत एक्सपीरियंस है, उससे कोई गलती नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से नहीं डाल सकते। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि इतनी ज़्यादा अटैम्प्ट के बावजूद अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट की डेथ हो गई है, उसने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट किए, पेशेंट की डेथ हो गई है, तो उसके नेगेटिव फेवर में जाएगा, ऐसा तो नहीं ना होगा। मेडिकल प्रैक्टिशनर को भी जो है वो थोड़ा सा राइट होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि वी कैन टेक द बेनिफिट्स विदाउट टेकिंग रिस्क, क्योंकि देखो जब हम मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो हम रिस्क ही ले रहे होते हैं, हर चीज़ एक रिस्क होती है, हम बेनिफिट्स ले नहीं सकते रिस्क लेके बगैर, ठीक है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो नेग्लिजेंस ड्यूरिंग मिस एडवेंचर बट नॉट टू टेक, देयर इज नो नेग्लिजेंस ड्यूरिंग मिस एडवेंचर। जब कोई मिस एडवेंचर हो जाता है तो उसको नेग्लिजेंस नहीं कहा जाता, ठीक है, बट नॉट टू टेक प्रिकॉशन सब्सिक्वेंटली क्लियरली वुड बी नेग्लिजेंस। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे मिस एडवेंचर तो होता है जो आपका पहले एक्सपीरियंस होता है, अगर हमने पहले एक्सपीरियंस से कुछ सीखा नहीं है या उसको हमने इम्प्लाई नहीं किया जो हमारी प्रिकॉशंस थी, तो वो नेग्लिजेंस होगी, ठीक है। अब स्कोप मैंने कहा नेग्लिजेंस क्या होता है, अब जो स्कोप होता है ना वो तो इसका अनएंडिंग सा होता है, क्योंकि आपके पास इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन होती जाती है, नई से नई टेक्निक्स आती जाती है और नई से नई नेग्लिजेंस जो है वो होती जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली नई टेक्निक जब आती है तो इंसान एक्सपीरियंस नहीं होता, हमें पहली दफ़ा परफॉर्म करनी होती है, तो जब हम पहली दफ़ा परफॉर्म करते हैं तो उसमें कोई ना कोई गलती तो आ ही जाती है। लेकिन अब यहाँ पे एक्सटेंड ये कहाँ तक करती है, स्टाफ मेंबर्स तक भी एक्सटेंड कर सकती है, जो कि हमने कहा था कि वर्किंग उसके अंडर वर्क कर रहे होते हैं, स्पेशली उन हॉस्पिटल सेटिंग्स में जहाँ पे पूरी टीम की तरह सब काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा कि जनरली वो कहते हैं 3 सिचुएशंस होती हैं ऑफ द प्रोविजन ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट ना। सबसे पहले कहा था कि बाय जनरल ड्यूटी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि बेसिक मेडिकल क्वालिफिकेशन के बेस पे जो है ना वो दे रहा होता है। दूसरा स्पेशलिस्ट जिसके पास एडिशनल मेडिकल क्वालिफिकेशन होती है। तीसरा वो कहते हैं कि हमने कहा था कि जब जनरल ड्यूटी मेडिकल प्रैक्टिशनर जब कोई एक्सपर्ट नहीं अवेलेबल होता और हमें कोई एक्सपर्ट टेक्निक करनी होती है तो उस वक्त जनरल ड्यूटी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो आता है और हमने कहा एक्सपर्ट टेक्निक जो है वो अपनी ऑर्डिनरी होने के बावजूद उसकी स्किल इतनी नहीं होती, उसकी कंपिटेंसी इतनी नहीं होती, लेकिन वो उसको यहाँ पे क्योंकि जब हमारे पास स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे भी जनरल जो आपके पास जनरल ड्यूटी मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको फॉर्म करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि लेवल ऑफ स्किल एंड कॉम्पिटेंसी एक्सपेक्टेड इन द फर्स्ट केस इज दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी फिजिशियन। हम यहाँ पे उसको वही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ऑर्डिनरी फिजिशियन है, तो हमें उतनी ही कॉम्पिटेंसी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। वो तो उसका एहसान मानना चाहिए कि वो इसके बावजूद कि स्पेशलिस्ट नहीं है और अपना टाइम निकाल के वो हमारे लिए ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो if the second is that of an expert having additional duty of the remaining abreast, ठीक है। If medical treatment ends with the mid adventure, it would not be considered doing the medical practitioner। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेडिकल ट्रीटमेंट में इस एडवेंचर हो गया तो मेडिकल प्रैक्टिशनर की गलती नहीं होगी क्योंकि उसको तो हमने खुद बुलाया क्योंकि स्पेशलिस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स मेडिकल प्रैक्टिशनर वर्किंग इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस शुड नॉट बी जज्ड, क्योंकि ये एडवर्स सर्कमस्टांसेस में वो वर्क कर रहा था, ठीक है। अब स्पेशलिस्ट नहीं अवेलेबल था तो यहाँ पे जनरल ड्यूटी मेडिकल प्रैक्टिशनर आ गया। इस केस में अगर उसमें कोई मिसहैप हो जाता है, मिस एडवेंचर हो जाती है तो वो उसकी गलती नहीं होगी। अब बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा लगता है कि ऑफ द मेडिकल नेग्लिजेंस नियरली ऑलवेज रेस्ट ऑन द पेशेंट। ये पेशेंट पे रेस्ट कर रहा होता है कि वो अपने वो प्रूफ प्रोवाइड करता है, क्योंकि पेशेंट होता है जिसके साथ नेग्लिजेंस हुई होती है, जिसके साथ मिसहैप हुआ होता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ सारा का सारा जो है वो पेशेंट पे होता है कि पेशेंट पे प्रोवाइड करना। उसको मैं आप कहते हैं रेस्ट इज पर लिक्विटर, यानी कि थिंग्स मीनिंग थिंग्स स्पीक फॉर इट। ओके, तो रेस्ट इस पर लिक्विटर यानी कि इसका मतलब होता है कि थिंग स्पीक्स फॉर इट, यानी कि चीज़ें अपने बारे में खुद बताते हैं, यानी कि जो भी आपके पास यानी कि आप सर्कमस्टांसेस हुए हैं वो खुद ही जो है ना वो बताएंगे। अब ये वो कहते हैं कि ये जो एक डॉक्ट्राइन होता है ना, ये इट विल क्रिएट एन इन्फ्रेंस, ये हमें ये रिजल्ट देती है कि नेग्लिजेंस हुई है। और इसमें वो कहते हैं कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है ना जिसने नेग्लिजेंस परफॉर्म की होती है, इस डॉक्ट्राइन से उस मेडिकल प्रैक्टिशनर पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो इस इन्फ्रेंस को ऑफ सेट करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। यानी कि वो अपने जनरल नॉलेज से और आपके पास जनरल लॉजिक से भी ये बता सकता है कि आपके पास जो है ना वो हुआ क्या था, यानी कि ये आपके पास डॉक्टर जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर को अपने आप को इससे ऑफसेट करे, ठीक है। द बर्डन ऑफ द प्रूफ इन सच केस शिफ्ट फ्रॉम द पेशेंट टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर टू प्रूव दैट ही इज नॉट नेग्लिजेंट, ठीक है। अब इसमें वो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट था जो कि हमने कहा था कि विच डज नॉट ऑर्डिनरी कॉज इंजरी अनलेस द कंट्रोलिंग। अब कोई ऐसा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो कि ऑर्डिनरी इंजरी कंट्रोल नहीं करता, यानी इंजरी कॉज नहीं करता, लेकिन वो इंजरी जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर की वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि आपके पास कोई लाइव इलेक्ट्रिक कैटरी है, उसको किसी पेशेंट ने जो है वो ऑन छोड़ दिया जिसकी वजह से पेशेंट बर्न हो गया, ऑन पोजीशन में एनेस्थीसिया छोड़ दिया विद गैस प्लग कनेक्टेड विद द पेशेंट, जिसकी वजह से पेशेंट अनअटेंडेड रह गया, उसके बाद ओवर एनेस्थेसाइज्ड हो गया, या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कोई पेशेंट के अंदर ही रह गया,
आप देखना कि जो एक्सटेंट ऑफ डैमेज होती है ना एंड द इंटेंट पनिशमेंट इन लॉ टू द मेडिकल प्रैक्टिशनर इन क्लेम्स ऑफ द मेडिकल नेग्लिजेंस विल लीगली डिपेंड अपॉन वेदर द मेडिकल नेग्लिजेंस इज कैरेक्टराइज्ड एज सिविल और क्रिमिनल, ठीक है। जो एक्सटेंट ऑफ डैमेज होती है और जो पनिशमेंट होती है, दो चीज़ें होती हैं, तो वो डिपेंड करेगी कि वेदर आपके पास क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी या सिविल नेग्लिजेंस थी। जो क्रिमिनल जो अच्छा यहाँ पे सिविल नेग्लिजेंस जो होती है ना, इसमें होती है लैक ऑफ केयरफुलनेस की वजह से, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान यहाँ पे केयरफुलनेस की लैक हो गई। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि हेल्दी रूट की एक्सट्रैक्शन करी थी, उसने डिजीज रूट एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सरे जो है ना वो फ्रैक्चर बोन का जब यहाँ पे उसने सही से नहीं किया और ना ही उसको एंटी टेस्टिस वैक्सीन दी इंजरी के बाद, ठीक है। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो सिविल कोर्ट में डील किए जाते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे कंपनसेशन इन टर्म्स ऑफ मनी की जाती है। और यहाँ पे आप देखना कि लेकिन डैमेजेस सिर्फ ये नहीं होते कि जो फिजिकल इंजरी हो सकते हैं, डैमेजेस में आगे बाद यहाँ पे मेंटल सफरिंग को भी देखा जाता है कि उस पेशेंट को क्या मेंटल सफरिंग हुई और उसको क्या अर्निंग का लॉस हुआ, यानी कि डैमेज की वजह से वो अपनी जॉब पे नहीं जा सका और अपनी जॉब पे ना जाने की वजह से उसको अर्निंग का लॉस हुआ। तो वो सारी चीज़ें भी इन माइंड जो है वो रखी जाती है, उसी हिसाब से जो है ना वो आपके पास क्लेम्स अवार्ड किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बड़े एक्सटेंसिव क्लेम्स हो जाते हैं। अब मैंने कहा था कि इस सिविल नेग्लिजेंस में दो और नेग्लिजेंस आ जाती है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और नेग्लिजेंस ऑफ द थर्ड पार्टी। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि आपके पास जो रिजल्टेंट नेग्लिजेंस है उसमें किसी और की भी कॉन्ट्रीब्यूशन है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो पेशेंट की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है। हमने पहले बताया था कि पेशेंट की एक ऑब्लिगेशन होती है दैट ही हैज टू सबमिट टू द लेजिटिमेट कमांड ऑफ द टू द लीगल कमांड ऑफ द, ठीक है, लीगल कमांड जो होता है ऑफ द फिजिशियन, उसको सबमिट करना होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि पेशेंट जो है वो नेग्लिजेंट हो जाए और वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, हमने कहा था कि ही डज नॉट कैरी आउट द मेडिकल इंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली, तो इसकी वजह से गुड रिजल्ट जो होता है वो हमने बताया था कि आपके पास उसमें फिजिशियन की भी कॉपरेशन होती है और आपके पास पेशेंट की भी कॉपरेशन होती है। सो गुड रिजल्ट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन एक्सरसाइज ऑफ द केयरफुलनेस। अगर नहीं होती तो लॉ बहुत पर्टिकुलर होता है और लॉ इस नेग्लिजेंस को जो है वो जाने नहीं देता और उसको भी इन कंसिडरेशन लेता है। उसके बाद नेग्लिजेंस ऑफ थर्ड पार्टी होती है अगर सपोर्टिव पैरामेडिकल स्टाफ की कोई नेग्लिजेंस हो जाए। अगर सपोर्टिव पैरामेडिकल स्टाफ भी नेग्लिजेंस में इन्वॉल्व तो जो कंपनसेशन होती है वो इसी तरीके से रिड्यूस हो जाती है और आपके पास उन स्टाफ पे भी आ जाती है। अब क्रिमिनल नेग्लिजेंस क्या होती है? इट रिजल्ट जब ग्रॉस विकेड रेकलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये आपके पास होती है कि जब मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है ना वो असली में कोई इतनी जो है वो फजूल गलती करता है, इस तरह की गलती करता है जो कि उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा हार्म होने का खतरा होता है। ग्रॉस विकेड रेकलेसनेस, ठीक है, यानी कि पेशेंट शो नो रिगार्ड टू द सेफ्टी ऑफ द, जो फिजिशियन है ही शोज नो रिगार्ड टू द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, वो पेशेंट की सेफ्टी के बारे में नहीं सोचता। फॉर एग्जाम्पल ओवर एनेस्थेसाइजिंग द पेशेंट, जब जो है ना वो अजीब से बताया कि कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि एनेस्थीसिया देने का एडिक्टेड होता है तो वो ओवर एनेस्थेसाइज कर देता है, या फिर लीविंग द पेशेंट अनअटेंडेड बाय द सर्जन आफ्टर ओपनिंग हिज एब्डोमेन टू नेगोशिएट फॉर द फी। अब ये तो अजीब सी बात होगी, लेकिन आपको पता है इस तरह के एटीट्यूड से इवेंचुअली पेशेंट की डेथ हो जाती है। और ये वो एटीट्यूड है जिसमें हमने कहा था कि चार्जेस मैनस्लॉटर के लग जाते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है वो कंपनसेशन आती है। हमने कहा था कि सिविल नेग्लिजेंस होती है जो कि हमने कहा था नेग्लिजेंस यानी कि जो कि केयरलेसनेस की वजह से होती है ड्यू टू जो कि हमने कहा था कि बाय द इन्वॉल्व पार्टीज कॉजिंग द लॉस ऑफ फंक्शन, जिसमें अगर फिजिशियंस की वजह से हो तो यहाँ पे उसको फिजिशियन इज कंपनसेटेड यानी कि ही हैज टू कंपनसेट विद द मनी। कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेग्लिजेंस अगर पेशेंट की आती है तो कंपनसेटेड रिड्यूस अकॉर्डिंगली, और थर्ड पार्टी नेग्लिजेंस में कंपनसेशन शेयर बाय द पैरामेडिक स्टाफ, ठीक है। अब जब क्रिमिनल नेग्लिजेंस होती है वो क्रिमिनल कोर्ट में डल्ट होती है। यहाँ पे नेग्लिजेंस जो हमने कहा था कि negligent performance with the physician against the law, देखो परफॉर्मेंस विदाउट ड्यू रिगार्ड ऑफ द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, जिसमें डेथ हो जाए उसकी, तो ही चार्ज विद द मैनस्लॉटर एंड पनिश अकॉर्डिंगली। जबकि जो हमने कहा कि रॉन्ग या फॉल्सिफाइड परफॉर्मेंस होती है जिसमें उसने फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल अबॉर्शन परफॉर्म किया है या उसने वो आपका फॉल्स सर्टिफिकेट बना के दिया है, तो उसमें जो है उसको भी अकॉर्डिंगली पनिश किया जाता है। उसके बाद जाता है प्रोफेशनल सीक्रेसी। अब ये जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो हमारे पास मेडिकल में ड्यूटी होती है प्रोफेशनल सीक्रेसी की, ठीक है। ये हमने क्या होता है कि ये भी एक एथिकल ड्यूटी होती है, उनकी फिजिशियन की एथिकल ड्यूटी होती है कि उसने जो सीक्रेसी मेंटेन करनी होती है, और ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है लॉ में, ठीक है। लॉ में इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखो पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज डिजीज रिसीव ड्यूरिंग द मेडिकल प्रैक्टिस ड्यू टू द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, एक आपके पास कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, जो कि आपके पास हमेशा मेडिकल प्रैक्टिशनर और उसके प्रैक्टिशनर के और आपके पास पेशेंट के दरमियान ही रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। और इसमें हमने कहा था कि एक सीक्रेट ट्रूथ होता है, हिपोक्रेटिक ओथ भी अफर्म करता है, ठीक है, कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है ना उसको डाइवर्स नहीं करना चाहिए पेशेंट की सीक्रेट्स में, ठीक है। दूसरा इसको यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर किसी सिक्योर प्लेस में जो है वो रखना चाहिए जो कि डायरेक्टली पब्लिक कंट्रोल में ना हो, ताकि वो मेडिकल जो है ना वो प्रैक्टिशनर उसको सुपरवाइज करे। इसके अलावा वो कहते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो पेशेंट का डाटा स्टोर करना जो है ना, तो उसकी यहाँ पे जो हमने कहा था फॉर द मेडिकल रिसर्च फॉर द कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल प्रैक्टिशनर ड्यूटी ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ द पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, वो भी आपके बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। कोर्ट सो फार हैव नॉट कमेंटेड ऑन द लीगल स्टेटस, ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कि जो पेशेंट के सीक्रेट्स का डिस्क्लोजर होता है ना, ये एक सीरियस लैप्स है, ठीक है, और उसमें जो है आपके पास यहाँ पे लीगल एक्शन हो सकता है आपके खिलाफ सिविल कोर्ट्स में, एज वेल एज एथिकल एक्शन भी हो सकता है। जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है पीएमडीसी की वो एथिकल एक्शन भी ले सकती है, ठीक है। सिविल कोर्ट्स में भी बुलाया जा सकता है, और आपके पास जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है पीएमसी की वो भी बुला सकती है अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल डिस्क्लोजर हो गया। कोर्ट जो है दे हैव रूल्ड दैट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर हैज अ कॉमन लॉ ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, बट दिस इज नॉट एब्सोल्यूट एज लॉ रिकॉग्नाइजेज द। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एब्सोल्यूट नहीं होता,
क्योंकि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे केयरफुल डिस्क्लोजर जरूरी होता है. बट इस केयरफुल डिस्क्लोजर, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसी वबा आ गई जो कि कंटेगियस डिजीज आ गया, तो कंटेगियस डिजीज में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लॉ इस चीज़ को समझता है कि आपके पास ये बिल्कुल एब्सोल्यूट भी नहीं होती, बिकॉज देयर आर सर्टेन केयरफुल डिस्क्लोजर टू एजेंसीज विच क्वालिफाई टू रिसीव फॉर इट, ठीक है, टू रिसीव इट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, तो इस यहाँ पे केयरफुल डिस्क्लोजर की जो रिसीविंग होती है वो कैसे क्वालिफाई होते हैं, इस तरीके से क्वालिफाई होती है क्योंकि हमें सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है. इसको हम यहाँ पे प्रिविलेज कम्युनिकेशन कहते हैं. इट इज द डिस्क्लोजर ऑफ द पेशेंट इन्फॉर्मेशन टू द पीपल हैविंग इंटरेस्ट इन इट. ठीक है, अब क्या मतलब पीपल हैविंग इंटरेस्ट इन इट, डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि वो उसको, अब यहाँ पे इस केस में क्या होता है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन में डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि उसको डिस्क्लोज करे. ही हैव अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज. ठीक है, लेकिन बात यह है कि जिसको वो दे रहा है ना, उनकी भी ड्यूटी हो कि वो ले, यानी कि एक तो डॉक्टर की ड्यूटी होती है डिस्क्लोज करने की, लेकिन जो रिसीव करे उसकी भी ड्यूटी होती है टू रिसीव. ठीक है, एंड इट इज मेड इन गुड फेथ में की जाती है इन द कोर्स ऑफ द लीगल ड्यूटी के हिसाब से की जाती है, विद द प्रिकॉशन दैट द स्टेटमेंट डिस्क्लोजर इज नॉट मैलिशियस एंड द पार्टी रिसीविंग इट हैज द ड्यूटी टू रिसीव इट. ठीक है, लेकिन ये कॉशन होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट डिस्क्लोज की जा रही है वो मैलिशियस नहीं है, और जो पार्टी उसको रिसीव कर रही है उसकी भी ड्यूटी है कि उसको रिसीव करे, क्योंकि वो जब इसको रिसीव करेगी तो आगे अपने काम परफॉर्म करेगी. अब ये दो तरह की होती है, क्वालिफाइड प्रिविलेज और एब्सोल्यूट प्रिविलेज. क्वालिफाइड प्रिविलेज होती है वो होती है आपके पास उन एजेंसीज को रिगार्डिंग, डिफरेंट एजेंसीज होती हैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज रिगार्डिंग दी बर्थ, ठीक है, डेथ्स, इसके अलावा इंडस्ट्रियल इन्फेक्शंस या कंटेगियस डिजीज. ठीक है, जो नंबर ऑफ डेथ्स हो सकती है, नंबर ऑफ बर्थ्स हो सकती है, या फिर कोई इंडस्ट्रियल इन्फेक्शंस या कंटेगियस डिजीज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है जो हम किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को देते हैं उसको कहते हैं क्वालिफाइड प्रिविलेज. एक होती है आपके पास, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि ये राष्ट्रीय जो है ना वो कम्युनिटी पे डिपेंड करता है यहाँ पे कि कम्युनिटी क्या क्या कितना जो है वो पता कराना चाहती है. दूसरी सिचुएशन होती है जब आपके पास मेडिकल प्रैक्टिशनर कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में उसको जाके पेशेंट के हर सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो इट मे कंटेम्प्ट टू द कोर्ट. ठीक है, इट मे बी कंसिडर एज अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. तो कोर्ट ऑफ लॉ को जो है ना उसकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है पेशेंट की जो है ना वो इन्फॉर्मेशन पे, जिसको हम यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रिविलेज कहते हैं. यही बात यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें यहाँ पे पेशेंट की बहुत पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे फिजिकल या सेक्सुअल असॉल्ट वाली बातें आ गई, तो इसमें भी यहाँ पे हमने कहा कि अब यहाँ पे वो परफॉर्म तो करेगा लेकिन वो बताएगा कि उसकी ड्यूटी है प्रोफेशनल सीक्रेसी की. ठीक है, वो पहले ये मेंशन करेगा कि हैज अ ड्यूटी ऑफ द प्रोफेशनल सीक्रेसी, लेकिन उसके बाद क्योंकि वो कोर्ट में खड़ा है तो वो बता देगा. अब मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इजी सा टॉपिक है. ये अब बहुत हाईली इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है, जैसे मैंने बताया कि सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट एथिकल ड्यूटी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है, क्योंकि हर तरह की कंट्री में जो है एक सिस्टम होता है डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने का, उनको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करने का, चीज़ों को जो मेडिकल रिकॉर्ड होते हैं पेशेंट के उनको प्रिपेयर करने का और उनको डॉक्यूमेंट करने का एक प्रोसीजर होता है. अब ये आपने रखना कि इसमें क्या कहा जाता है, जैसे आउट इन पेशेंट डाटा आ जाएगा, और इन पेशेंट डाटा रजिस्टर्ड, बेड हेड फोल्डर, अगर वैसे आप जगह एडमिटेड पेशेंट कितने हैं, ऑपरेटिंग लॉन्ग रजिस्टर जो है वो ऑपरेटिंग लॉन्ग रजिस्टर की ऑपरेशन किस किस का हो रहा है, कैसा हो रहा है, पेशेंट्स डिजीज, यानी कि इसके अलावा पेशेंट्स डिजीज एब्स्ट्रैक्ट रजिस्टर यहाँ पे होता है. ठीक है, ईच ऑट टू हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ इस क्रिएशन. हर किसी में उसके क्रिएट क्यों किया गया है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखे होते हैं, और यहाँ पे कहता है कि सारे हॉस्पिटल में यहाँ पे होता है, लेकिन पाकिस्तान में जो कहते हैं यहाँ पे बस ये बताया कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जहाँ पे सारी जगह में ना एक ही तरह की डॉक्यूमेंटेशन हो. लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो कि कॉमन जो हर जगह होते हैं, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल नोटिफिकेशन. ओके, तो इनके अंदर जो फर्स्ट और लास्ट पोर्शन होता है ना वो जो है वो पर्सनल आइडेंटिटी का पोर्शन होता है जहाँ पे फिल करना होता है. जो थर्ड पोर्शन होता है उसमें सारी बात जो है ना वो सेंट्रल पोर्शन में जो है उस यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसकी रेलेवेंट पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है. अब सबसे पहले आ जाता है मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन. ठीक है, मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है. अब मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन जो है हमने कहा था कि ये डायरेक्शन होती है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की, जो कि वो देता है पेशेंट को ताकि वो जाके फार्मासिस्ट को दे फॉर डिस्पेंसिंग द मेडिसिन फॉर द यूज इन द वे इंडिकेटेड. ठीक है, सो इट इज द डायरेक्शन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर टू हैंड ओवर टू द फार्मासिस्ट सो दैट ही कैन डिस्पेंस द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इंडिकेटेड. ठीक है, और ये उसको फॉलो करना होता है. उसमें सबसे ऊपर लिखा होता है यहाँ पे विच स्टैंड फॉर द रेसिपी. उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 नंबर में लिखा होता है, यहाँ पे ड्रग्स लिखी होती है, उनकी जो है ना वो मिलीग्राम लिखी होती है, उनकी डोज लिखी होती है, उनकी डायरेक्शन लिखी होती है, और एंड पे जो है ना वो अपना साइन और स्टैम्प करता है जहाँ पे कैपिटल लेटर में उसका नाम लिखा होता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और एड्रेस लिखा होता है. ये जरूरी होता है ये पॉइंट आउट करना कि जो प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक्स होती है, जो डेंजरस ड्रग्स होती हैं, ये सिर्फ आपके पास आरएमपी का प्रिविलेज होता है अंडर द एक्ट ऑफ द एलोपैथिक सिस्टम प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज 1962 ना. फर्दर आपको पता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल डेंजरस ड्रग की प्रिस्क्रिप्शन करना भी होता है उसके लिए एक सुपरस्क्रिप्शन चाहिए होता है, ताकि जो आपके पास जो होता है ना जो आपका फार्मासिस्ट होता है उसको पता हो कि यहाँ पे डेंजरस ड्रग एक्चुअली प्रिस्क्राइब की गई, तो सुपरस्क्रिप्शन जो इसको कंफर्मेशन के लिए उसको यहाँ पे दी जानी चाहिए. उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट, ये जो है वो प्रेरोगेटिव होती है, राइट होता है, इख्तियार होता है इन्वेस्टिगेटिंग मेडिकल प्रैक्टिशनर का, जैसे रेडियोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, और यहाँ पे लिखा हुआ इट इज लिखा हुआ दिस इज टू रिपोर्ट. ठीक है, इसमें हमने रखना कि इसमें ना पार्शियल इन्फॉर्मेशन होती है और सिर्फ एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है जो कि सिर्फ हमने कहा था इट इज लिमिटेड टू दी पर्पस इन्वेस्टिगेशन. हमने जो भी इन्वेस्टिगेशन करी थी उसकी रिगार्डिंग होती है, जैसे एक्सरे हो गया, किसी पेशेंट का एक्सरे हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, उसका पेशेंट का कोई बायोप्सी का पोर्शन हो गया, जिसमें यहाँ पे पेशेंट्स की टोटल कंडीशन की सिर्फ ओनली अ गॉज. ठीक है, एक पोर्शन इसमें क्या होता है कि पेशेंट की टोटल कंडीशन की सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन होता है विच विल हेल्प अस टू गॉज द लेवल ऑफ हिज हेल्थ, कि हम नापें कि उसका हेल्थ ऑफ लेवल कितना है. ठीक है, और एक क्लिंच डायग्नोसिस जो है हमें उसकी मेडिकल से हमें मिल सकता है. और हमने कहा था कि मेडिकल रिपोर्ट भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि हमने कहा था कि
वापस उसको भेजी जाती है मेडिकल प्रैक्टिशनर को, उसके बाद यहाँ पे आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो ये जो है कि आपके पास जो है ना, हमने कहा था कि इट इज़ द डोमेन ऑफ द फॉर्माइड नोटिफाइड मेडिकल एग्जामिनर होता है, इसमें यहाँ पे दिस इज टू सर्टिफाई लिखा होता है। अब हमने कहा था कि ये जो है ना, ये कंप्लीट नहीं होता है, ये पार्शियल इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, एंड इट इज द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ द फिजिकल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल वेदर हेल्दी और डिजीज। और इसमें कंपाइल किया जाता है, इसमें ना सारी तरह की एग्जामिनेशन की जाती है, आपके पास फुल बॉडी एग्जामिनेशन की जाती है विद रिजल्ट, और उसके बाद यहाँ पे सारे एग्जामिनेशन करके उनके रिजल्ट को कंक्लूड किया जाता है। रिजल्ट्स आर कंक्लूडेड, एंड पे आपके पास एग्जामिनर का ओपिनियन भी लिखा होता है रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ द हेल्थ, और सबको कंपाइल करके मेडिकल सर्टिफिकेट में रखा जाता है। ठीक है, तो मोस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे जो हम यहाँ पे एज डिटर्मिनेशन के लिए सर्टिफिकेट होते हैं, यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट के लिए सर्टिफिकेट होते हैं, या आपके जो बाकी सिग्नल्स के सर्टिफिकेट होते हैं। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन, अच्छा जो नोटिफिकेशन हमने कहा था ना कि वो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जारी करते हैं, तो लिखा होता है दिस इज टू नोटिफाई। अब यहाँ पे ना कोई सस्पेक्टेड डायग्नोसिस लिखा होता है, ठीक है, कोई ना कोई सस्पेक्टेड डायग्नोसिस जो कि किसी इन्फेक्शियस का या कंटेजियस डिजीज का होता है, जैसे कॉलरा हो गया, लेप्रोसी हो गया, अक्यूट पॉइजनिंग का होता है। अब इस केस में क्या होता है कि हमें ना अर्जेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डायग्नोसिस हो भी जाता है, अगर फॉर एग्जाम्पल डायग्नोसिस कंफर्म नहीं है लेकिन नोटिफिकेशन में आगे के डायग्नोसिस होता है, तो हम यहाँ पे इमीडिएटली जो है ना उसको यहाँ पे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अब आ जाते हैं मेडिकल एथिक्स। एथिक्स क्या होता है? एथिक्स इज द साइंस और फिलोसफी ऑफ मॉरल्स, डीलिंग विद द जनरल नेचर ऑफ द मॉरल्स एंड इसके अलावा एंड ऑफ स्पेसिफिक मॉरल चॉइसेस टू बी मेड बाय इंडिविजुअल इन हिज रिलेशनशिप विद अदर्स। फर्क ने कहा था कि आपके पास एथिक्स क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ द मोरालिटी, ठीक है, इसका यहाँ पे स्टडी होती है मोरालिटी की, मॉरल प्रॉब्लम्स की और मॉरल जजमेंट की। ठीक है, अब ये वो कहते हैं कि इट इंटेल्स एसेंशियली एन एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। है इससे हमें ये पता चलता है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, क्या आपके पास वर्चुअस है क्या इवल है, इसमें हमें सारा पता चलता है। ठीक है, नो मैन कोई आयरन नहीं होता, तो ही इज डिपेंडेंट अपॉन अदर्स एंड ओज हिज एक्जिस्टेंट रिलेशनशिप विद अदर्स। ही हैज टू कंडक्ट हिमसेल्फ इन सच अ वे एज ही वुड हैव द रेसिप्रोकेट, जैसे ही आपके पास उसी तरह से कंडक्ट करेगा जैसे वो चाहेगा कि उसके साथ फील हो। ठीक है ना, तो ये आपको पता है कि ये आपके पास एसेंस होता है एथिक्स का, कि वो यही चाहेगा जिसके उसके साथ फील हो। He will throughout his life come across situation when he will have to face ethical issue, and those issues more important in यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिस में आ जाते हैं, जिसमें पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ पे आपको एथिकल ड्यूटी आपके पास होती है कि अपने पेशेंट के साथ एथिक्स से पेश आना है, मॉरलिटी आपने अपने मॉरल्स को जो है वो जो है ना उनको माइंड में रखना है। सिचुएशन इज यूनिक बट डेलिकेट और प्रिकेरियस होती है। फिजिशियन, देखो फिजिशियन जो है ना प्रिविलेज पोजीशन में बैठा होता है, उसके पास सारी अथॉरिटी होती है, सारी राइट होती है, जबकि जो पेशेंट होता है वो आपके रहमो करम पे बैठा होता है, आपकी मर्जी पे होता है, हेल्पलेस होता है, डिपेंडेंट होता है। तो फिजिशियन जो बिहेवियर होता है वो काफी अच्छा होना चाहिए, सिविलाइज होना चाहिए, गुड मैनर होना चाहिए जनरल सेंस में अगर हम देखें तो। ठीक है, फर्दर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिस का ये होता है कि देखो हमने कहा था कि कौन से यहाँ पे ये होता है कि हमने कहा था कि इसमें जो है ना आपके पास बात मेडिकल ट्रीटमेंट में हमें जो है ना वो चूज़ करना पड़ता है कि हमें क्या चूज़ करें। जैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रेस्क्राइब मॉर्फिन उसने प्रेस्क्राइब की हुई है, आगे से बंदा कि नहीं मैं रिलीजियस जो है, मेरा रिलीजन ये कहता है कि प्रोहिबिटेड है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमने कहा था कि उसमें अबॉर्शन जो है ना करना जरूरी होता है, मतलब वो कोई पेशेंट आके कहते हैं कि मुझे अबॉर्शन कराना है। अब डॉक्टर जो है उस पर मुश्किल आ गई है कि ये मेरी लीगल ड्यूटी तो है कि मैं डॉक्टर को उसको यहाँ पे ऑब्वियसली जो पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व करूँ, लेकिन एथिकल ड्यूटी तो नहीं है कि मैं ये करूँ ना। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ द न्यूमरस सिचुएशन विच द इंटरेस्ट ऑफ वन पार्टी कम्स इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद द स्क्रपल्स ऑफ द अदर्स। रिजॉल्विंग सच डिलेमा इन्वॉल्व्स द एथिकल कंसिडरेशन। इनमें फिर आपको एथिकल कंसिडरेशन करनी पड़ती है। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द एथिकल कंडक्ट इन द मेडिकल प्रैक्टिस इज नेसेसरी फॉर द एप्लीकेशन टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। At each step during these procedure, he may succumb to the human temptation and failing ranging from the blackmail वगैरह ना। अच्छा, formidable in his unending authority are chances for him to set up out his moral obligation and invade